हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 16 महाजनपदात की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनके कैपिटल्स और उनके कुछ अदर फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आपके सामने एक मैप दिया हुआ है, आपकी बुक में भी अवेलेबल है ये मैप। इसमें 16 महाजनपदात दिए गए हैं। आप इनको कैसे पहचानेंगे? जो कैपिटल लेटर्स में जिनके नाम लिखे हैं वो सभी राज्य थे और जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं वो सभी उनकी कैपिटल्स थी। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, वेस्टर्न हिस्से में देखिए सूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य, अवंती, चेदी और वत्स्य, कौशल, काशी, पांचाल, कुरु और मल्ल, मगध, वज्जी, वंग, अंग। और इधर जो अफ़गानिस्तान वाला हिस्सा है यहाँ पर देखिए काम्बोज और गंधार। तो ये इनकी राजधानियाँ भी इनके साथ में ही दे रखी हैं। ऐसा भी इसमें दिया है कि जो दो प्रदेश थे उनकी राजधानी एक भी हो सकती थी। तो ये 16 महाजनपदात आपको इसमें मैप में दिखाए गए हैं। ऐसे 16 महाजनपदात जो ये उदित हुए थे, इनकी जो विशेषताएं रहीं वो क्या रहीं कि ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी which was often fortified. Maintaining these fortified cities as well as providing from incipient armies and bureaucracies required resources. क्योंकि जब राज्य एक बड़ा रूप ले लेता है तो उसका मेंटेनेंस, उसमें आर्मी रखना, ब्यूरोक्रेसी को हायर करना, इन रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए फिर आर्थिक इकोनॉमिक रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, आर्थिक संसाधनों की भी ज़रूरत होती है। तो इस समय तक राजा बड़ी बड़ी सेनाएं रखने लगे थे और अपने जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको अपॉइंट करने लगे थे। उनके मंत्री होते थे, मिनिस्टर्स होते थे और अब उनकी टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए वो निरंतर जो है वो कॉन्क्वेस्ट किया करते थे। अब ये स्टार्ट हो गया था, मतलब टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी अब स्टार्ट हो गया था। फ्रॉम 6th century BCE onwards, ब्राह्मणास बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्रास। ये भी इस 6th century BCE से लेकर 6th century CE तक की एक विशेषता है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस समय में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि रिलीजियस न्यू आइडियोलॉजीज़ इमर्ज हुई थी और उसके साथ ही ब्राह्मणास ने संस्कृत टेक्स्ट भी इस टाइम में लिखे थे जिनको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रास कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मनुस्मृति की रचना हुई थी 2nd century BCE से लेकर, मतलब इसी टाइम पीरियड के मिड में 2nd century BCE से लेकर 2nd century CE तक। दीज लेड डाउन, ये जो धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास लिखे गए बच्चों, इसमें दीज लेड डाउन द नॉर्म्स फॉर रूलर्स as well as for other social categories who were ideally expected to क्षत्रियास। तो ये जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रास के अकॉर्डिंग ही लोगों को अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्म का वहन करना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि जो वो जिस एक्टिविटीज़ से जुड़े थे, जो उन्हें एक्टिविटीज़ करनी होती थी, उनको अपना जीवन इन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रास के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता था। जैसे जो हम वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि सोसाइटी में वर्णा सिस्टम था और लोग जो थे वो 4 कैटेगरी में डिवाइड थे, जिसमें ब्राह्मणास और क्षत्रियास, फिर वैश्यास और शूद्रास। तो ये 4 कैटेगरी का वर्णन भी हमको इन धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास में मिलता है। और इसमें स्पेशली जो धर्मसूत्रास में जो नॉर्म्स थे वो किंग के लिए थे कि किंग जो हैं वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं या क्षत्रिय सिस्टम
क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं वही राजा बन सकते थे, और उनको टैक्स कलेक्शन का भी राइट था, और उनको अपनी टेरिटरीज एक्सटेंड करने का भी राइट था, उनको अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो द रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस। वर रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोक्यूर्ड फ्रॉम पेस्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल। हमारे पास इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि क्या पशुचारक या जो पेस्टोरलिस्ट होते थे, जो कैटल रेयरिंग करते थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था, या फॉरेस्ट पीपल को भी टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अपनी एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करने के लिए, अपनी आर्मी के मेंटेनेंस के लिए, अपने ब्यूरोक्रेट्स को के मेंटेनेंस के लिए we do not really know. What we know is that raid on neighboring states were recognized as a legitimate means of acquiring wealth. तो वो इन सब का अपना एक्सपेंडिचर कहाँ से पूरा करते थे? जो एक ठोस साक्ष्य हमको मिल रहा है कि उस समय टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था, और वो नेबरिंग स्टेट्स पर अटैक करते थे अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए, और वहाँ से जो भी उनको वेल्थ उनके द्वारा एक्वायर की जाती थी, उससे वो अपनी आर्मी के मेंटेनेंस वगैरह के बारे में देखते थे। Gradually, some states acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. Others continued to depend on militia recruited more than not from the peasantry. तो इस समय तक आते आते कुछ रूलर्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने अपनी आर्मी मेंटेन करने लगे थे। वो ब्यूरोक्रेसीज उन्होंने तैयार की थी, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने तैयार कर लिया था। लेकिन कुछ जो छोटे राज्य के राजा थे वो पीजेंट्री, ऐसी जो हेल्पिंग आर्मी होती है जिसे पीजेंट्री से फॉर्म किया जाता था, जैसे किसान, हमने पढ़ा था लॉर्ड्स को किसान लोग जो अपनी सेवाएं देते थे आर्मी में, उस प्रकार की जो छोटी सेना होती थी उस पर निर्भर रहना पड़ता था। अब हम बात करते हैं पॉइंट 2.2। फर्स्ट अमंगस्ट द 16 मगधा, मीन टू से 16 महाजनपदाज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मगध, और सबसे पहला उदित होने वाला विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाला जो राज्य था वो था मगध। मगध इस टाइम पीरियड में कैसे इमर्ज हुआ, इसकी स्टोरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके कारण पढ़ेंगे, और कौन से टैक्स हमको क्या एविडेंस प्रोवाइड करवाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बिटवीन द 6th and 4th century BCE, मगध जो कि आज बिहार में है, बिहार जिसे कहा जाता है, became the most powerful महाजनपदास। 16 महाजनपदास में सबसे पावरफुल जो महाजनपदा रहा वो मगध हुआ। Modern historians explain this development on a variety of ways. क्या causes बताते हैं इसके emergence के? मगध was a region where agriculture was especially productive. बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर उत्पादन होता था वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो गंगा बेसिन के किनारे पड़ने वाला राज्य था, और वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसोर्स बहुत अच्छे थे, इसलिए प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। और वही प्लेस सबसे जल्दी ग्रो करता है जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। बिसाइड्स, आयरन माइंस वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्स फॉर टूल्स एंड वेपन्स। तो राजाओं को जिन हथियारों की ज़रूरत होती थी उनके लिए आयरन माइंस भी उस जगह पर अवेलेबल थी, उसके अच्छे खासे रिसोर्स थे वहाँ पर। एलिफेंट, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी, वर फाउंड इन द फॉरेस्ट इन द रीजन। ऑल्सो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। तो ये सारी जो फेवरेबल बातें थी, इसने मगध को
एक पावरफुल स्टेट बना दिया। पर्याप्त हाथियों का मिलना उस जगह पर जो कि आर्मी के लिए सहायक होते थे, और गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज रिवर से चीप ट्रांसपोर्ट का मिलना का होना, तो ये सब फेवरेबल बातें थी मगध के लिए। हावेवर अच्छा, इसका एक और भी कॉज था जो कि हमको बुद्धिस्ट और जैनास राइटर्स बताते हैं। However, early Buddhist and Jaina writers who wrote about the Magadha attributed its power to the policies of individuals ruthlessly ambitious king, of whom Bimbisara, Ajatasattu and Mahapadam Nanda are the best known, and their ministers who helped implement their policies. It means कि बौद्धिस्ट और जैनीस टेक्स्ट में हमको ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि मगध के उदय का जो सबसे बड़ा कारण था वो था वहाँ के शासकों की, वहाँ के रूलर्स की पॉलिसीज़। क्योंकि मगध एक ऐसा राज्य था जहाँ पर एक के बाद एक बहुत प्रतापी शासक हुए। आपको पता है मगध साम्राज्य की स्थापना, जो सबसे पहला शासक था वहाँ, वो किसने की थी? मगध साम्राज्य की संस्थापक था जरासंध और वृहद्रथ। उसके बाद लेकिन मगध साम्राज्य जो है वो ब्रॉटअप हुआ 3 डायनेस्टी, जो स्टार्टिंग की जो 3 डायनेस्टी थी मगध साम्राज्य जिसके चलते ब्रॉटअप हुआ, वो थी हरण्यक डायनेस्टी, जिसके प्रतापी शासक रहे बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके बाद आई वहाँ पर शिशुनाग डायनेस्टी, जिसके मेन रूलर थे शिशुनाग और कालाशोक। उसके बाद आई वहाँ पर नंदा डायनेस्टी, जिसको स्थापित किया था महापदम नंद ने, और उसका लास्ट रूलर था धननंद। आपने एक स्टोरी में पढ़ा होगा कि चाणक्य ने ये शपथ ली थी कि जब वो नंद वंश का नाश कर देगा तो तभी वो अपनी शिखा यानी कि चोटी को बांधेगा, और वो यही नंद वंश था जिसका विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी मगध में। तो इस तरीके से बौद्धा और जैना टेक्स्ट ये बताते हैं कि मगध के इमरजेंस का जो मेन कारण था वो वहाँ के शासकों की पॉलिसीज़ रही हैं। इनिशियली Rajgah was the capital of Magadha. Interestingly, the old name means house of the king. Generally, जहाँ राजा होता है, राजा रहता है, वही प्लेस जो है वो कैपिटल कहलाता है। तो उस समय मगध की राजधानी राजगाह हुआ करती थी। राजगाह was a fortified settlement located amongst hills. लेकिन मगध की राजधानी राजगाह 4th सेंचुरी तक रही, 4th सेंचुरी BCE तक रही, एंड लेटर इन 4th सेंचुरी BCE मीन टू से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोक के पीरियड में जाकर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, और ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था, एक ये व्यापारिक नगर था। तो अशोक के समय में मगध की राजधानी को राजगाह से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया।